हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज अपना जो टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है। मैं इतिहास का व्याख्याता होने के नाते आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लो सबूत। जितने सोर्सेज हैं वो सारे सोर्सेज सबूत एकदम आपको मैं बताऊंगा कि किस बुक में, कौन से सोर्सेज में इसके बारे में ऑथेंटिक जो प्रूफ है वहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं पक्ष और विपक्ष दोनों में ही, क्योंकि किसी भी विषय का आलोचनात्मक चिंतन बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन सारी बातों को जो ऑथेंटिक बुक्स में लिखी हुई हैं, तो मैं वो सभी आपके सामने रखूं। बेशक उससे हो सकता है किसी की भावना आहत हो जाए, मेरा इसमें कोई भी निजी विचार नहीं होगा। सभी विचार जो हैं इन किताबों के माध्यम से, अपने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, वो उस समय का तत्कालीन जो स्थिति थी, ये मैप के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा इन ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से। अपने विषय को शुरू करते हैं। एक स्टोरी रूप में मैं सबसे पहले उस समय की स्थिति को बता देता हूं। उस समय की मतलब क्या स्थिति कि 1504 से लेकर, ये सारा घटनाक्रम जो है 1504 से लेकर 1527 के मध्य होता है। उसी बीच में किसी ने बाबर को बुलाया या बाबर को नहीं बुलाया। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है, लूटने वालों को, लुटेरे लोगों को बुलावे नहीं भेजे जाते, वो आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं बिना बुलावे के भी आए। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बाबर को किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया। बिल्कुल, बाबर ने आने का मन बना ही लिया था। बाबर को बुलाते तो भी ठीक, नहीं बुलाया तो भी ठीक, बाबर को आना ही था। पहली बात। दूसरी बात यह हो जाती है कि बाबर को बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था। ये सोर्सेज मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें आप देख लेंगे। फिर बात यह आएगी कि बाबर को किसने बुलाया था, ये दूसरा तर्क हो जाएगा। फिर ये बात आ जाएगी कि फिर बाबर को बुलाया था तो क्यों बुलाया था। क्योंकि लोग, मैंने देखा है, बोलते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और देश की सबसे बड़ी जो यूनिट हम मान लेते हैं संसद, वहां पर बैठ के हमारे नेता लोग या कोई भी बड़ी बड़ी प्रशासनिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। कि कोई कह देगा कि हम तो आपकी गणेश यात्रा नहीं निकलने देंगे, कोई कहेगा हम तो जी नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कोई कह देगा ये तो देशद्रोही है, ये कोई खालिस्तानी है, ये अंत की गतिविधियों में लिप्त है, ये गद्दार है। किन लोगों ने उनको ये पावर दी है कि आप इस तरह से बैठकर देश की भावना को आहत करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना क्या है कि भारत एक दिन पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, और हम जाति पाति और धर्म के इन बंधनों में बंधे हुए हैं, हम उससे ऊपर ही नहीं उठ रहे। देखते हैं, अपने बिंदु को स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये मैं एक आपको मैप थोड़ा कम दिखेगा, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से आपको। और ये मैप ले लेते हैं, चलिए अपने एक बार के लिए ये मैप ठीक है। अब इस मैप के अनुसार मैं आपको पूरी कंडीशन, आपने खुद ने भी अगर आपको ये लगे कि मैंने किसी भी चीज को गलत एक्सप्लेन किया है, आप बिल्कुल सभ्य तरीके से आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, आपने ये बात जो है, हमने इसके बारे में ये पढ़ा है। आप बिल्कुल विचार प्रकट कर सकते हैं। पहली बात, यहां पर जगह जो पड़ती है वो है समरकंद। थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ये इसको लिख देता हूं। यहां पर जो जगह पड़ती है वो है लाहौर, ठीक है। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है काबुल, और यहां ये पंजाब का बताया गया है। और यहां आप ये मान लो हमारे राजस्थान है, राणा सांगा है इधर। और इस तरफ की बात करें तो यहां पर दिल्ली है, और यहां राजस्थान के टच होता ही आगरा है, ठीक है। इस तरह से ये भारत का मैप है उस समय का, किस समय का मैप में लिखा हुआ है 1516 से 29 तक की स्थिति। अब बात यह है कि बाबर, समरकंद से निकला हुआ बाबर वो जो समरकंद को जीतने के लिए 5 बार समरकंद के लिए प्रयास किया बाबर ने, लेकिन 3 बार वहां से परास्त हुआ। यहां तक कि बाबर अपनी बहन को भी बचा नहीं पाया, उसको भी उसने विवाह करके, एक समझौता करके वहां से निकलता है। 1504 का समय आता है, बाबर क्या करता है, काबुल को जीत लेता है। एक स्टोरी रूप में जब आपको बताया जाएगा, फिर
आप देखना छोटे छोटे बिंदुओं से आप खुद ही ये बात समझ जाएंगे कि किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया। बिल्कुल सांगा का बाबर से संदेशवाहक मिलता है, सलहदी तमर के माध्यम से बातचीत होती है। वो क्या बातचीत थी, क्या बाबर को बुलाया गया था, वो सारी बातें मैं करूंगा आपके सामने। फिर बात आती है यहां पर पंजाब, पंजाब है यहां पर टच करता हुआ। पंजाब में इस समय कौन है, पंजाब में इस समय है दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, ठीक है। दिल्ली में इस समय कौन है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, यहां पढ़ाने का विषय नहीं है, ये विचार का विषय है। अब ये कंडीशन है उस समय की। बाबर के साथ, बाबर समरकंद को छोड़ के 1504 तक वो काबुल को जीत लेता है। धीरे धीरे करते करते समय आ जाता है 1516-17 तक का। इधर से 1517 में इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठेगा। 1517 में बाबर इसी तलाश में था, क्योंकि बाबर लिखता है 1504-5 में अपनी आत्मकथा में, वो लिखता है कि भारत को विजिट करना, क्योंकि मेरे पूर्वज जो हैं, मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने भारत को विजिट किया था, यहां पर आए थे, तो मैं भी भारत जाऊंगा, भारत को जीतना चाहता हूं। इसका मतलब भारत की पहले से, बाबर की भारत पर आक्रमण की पहले से मंशा है। इस समय एक कंडीशन क्या बनी कि बाबर ने भारत पर आक्रमण का इस समय सोच लिया। वो कंडीशन थी, इधर से बिल्कुल निकाल दिया और बाबर काबुल में आ जाता है, अपना डेरा जमा लेता है। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी है। 1517 में इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा है, और गद्दी पर बैठते ही इसके अपने अफगान अमीरों के साथ थोड़े संबंध ठीक ठाक थे, उनको इसने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। दौलत खान का बेटा होता है दिलावर, दिलावर। इब्राहिम लोधी ने बुलावा भेजा पंजाब के दौलत खान लोधी को कि आप यहां पर दरबार में आए, बातचीत करनी है, कोई टैक्स वगैरह का मुद्दा होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि स्वतंत्र हिंदुस्तान का बादशाह इब्राहिम लोधी है। वो एक रियासत का, एक आप ये कह दें एक रजवाड़े का, पंजाब का एक वो जो है सरदार है दौलत खान लोधी। दौलत खान स्वयं नहीं आकर दिलावर को भेजता है। दिलावर के साथ बड़ा ही बदतमीजी से उस समय बात की जाती है, दिलावर यहां से भाग जाता है। ये बात है 1521 के आसपास की। दौलत खान को, दिलावर को यह कहा जाता है आपको परमानेंट टैक्स भेजना पड़ेगा, आप मेरे अंडर में काम करेंगे। तो उनको यह बात बुरी लगती है, क्योंकि वो भी अपने आप में काफी पावरफुल थे। दौलत खान लोधी अपने बेटे दिलावर को कहता है कि बाबर काबुल तक आया हुआ है, यहां तक आया हुआ है, तो आप क्या करो, बाबर से मिलने जाओ। अब यहां पहला बंदा जो बाबर को इनविटेशन देता है वो दौलत खान लोधी का बेटा दिलावर जाएगा एक। दूसरा इस इब्राहिम लोधी का चाचा है आलम खान लोधी, वो जाएगा। अब ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तत्कालीन उस समय के लिखे हुए। अब अगर आप धार्मिक दृष्टिकोण से, पहली बात तो इतिहास के किसी विषय को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, पास्ट में भूतकाल की बीती हुई बात को प्रेजेंट या फ्यूचर के दृष्टिकोण से देखें, यह भी इतिहास के साथ इंसाफ नहीं होता। आज से 300 साल पहले क्या हुआ, उस घटना पर मैं अभी विद्वता दिखाते हुए ये कहूं कि उसने ऐसा नहीं करना था, उन्होंने ऐसा नहीं करना था, हमारे जो सांगा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबर को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी। मेरे को कोई भी विचार रखना हो तो मैं उस समय की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो है वो दृष्टिकोण आपका रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह हो जाती है कि 300 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया, किसी ने क्या किया, देश के लिए क्या ये जरूरी मुद्दे हैं? संसद में बैठकर हम ये कहें हम ये नहीं करने देंगे, हम औरंगजेब ने ये किया हम उसको अभी बदलेंगे। औरंगजेब करके चला गया, उसकी तो बाद की पीढ़ियां खत्म होगी, उनका क्या हालत रही, कोई अच्छे थोड़ा हुआ उनके साथ, उन्होंने बुरा किया उनके साथ पूरा। आज के समय देश के लोगों को क्या जरूरत है? हमारे मुखिया का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का क्या सपना, मैंने पहले बोला था कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे, और हमारे नेता लोग, हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग
एक एक धर्म को मुख्य मानते हुए किसी को भी, मान लो मैं सिख कम्युनिटी से हूं तो मैं कहूं कि सिखों के बारे में मैंने बात करनी है, हमारे साथ अन्याय हुआ, कोई दूसरी कम्युनिटी का कहे, मैं अपनी बात ही करता हूं। तो इस तरह से अगर हम फंसे रहे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? देश के लोगों को रोजगार चाहिए मेरे हिसाब से, हमें शिक्षा पर बात करनी चाहिए, हमें गरीबी पर बात करनी चाहिए। और हमारे नेता क्या है, वो कह रहे हैं कि राणा सांगा गद्दार थे और तुम लोग गद्दारों की औलाद हो। अपने आप में शायद ये शब्दावली संसद में बैठकर प्रयोग करना अपने आप में, मेरा व्यक्तिगत नजरिया, ये अपने आप में ठीक नहीं है। उससे पहले अगर किसी ने भी किसी के वीर योद्धाओं के बारे में, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, अगर उन्होंने भी किसी भी कम्युनिटी के किसी भी वीर योद्धा के खिलाफ कोई भी शब्दावली यूज की है, क्योंकि अभी मैं इस विषय पर बात कर रहा हूं तो विषय से भटकना नहीं है। मैं कहूं कि पहले उन पार्टी के उन नेताओं ने उनके बारे में बोला था, अब ये बोल गए, ये मसला नहीं है। वो बोले तो वो भी गलत है, उनका बोलना भी सही नहीं होगा, कोई और बोला उनका बोलना भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है। चलिए इस अपने मुद्दे पर आते हैं। इनकी बातचीत हो जाती है। बाबर लाहौर में अपने सैनिकों को, बाबर ने भारत पर पानीपत से पहले 4 आक्रमण कर लिए थे और बाबर अपने लोगों को अपने लाहौर में भेजने से पहले क्या है कि 1524 तक इब्राहिम लोदी को यह बात पता चल जाती है कि दौलत खान ने अपने बेटे को भेज करके बाबर के साथ संधि समझौता कर लिया है और इन लोगों ने बुलाया, इसके पुख्ता सबूत हैं। पहला, अब्दुल्ला खान ने बुक लिखी है तारीख दाऊदी, मोहम्मदन इतिहासकार अब्दुल्ला खान, उन्होंने तारीख दाऊदी लिखी। वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि दौलत खान ने जब काबुल में बाबर आया हुआ था तो उसको बुलावा भेजा था, उसको कहा था कि हम लोग इससे परेशान हैं और इसके अमीर कोई भी इससे संतुष्ट नहीं है, आप आओ और आक्रमण करो, पहली बात। फिर एक रचना है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी एक रचना है। उस रचना में क्या है, तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद ये बात कहता है कि जो दौलत खान है, दिलावर है, आलम खान है, ये लोग क्या करते हैं, बाबर को भारत में आक्रमण करने का जो इनविटेशन दे के आते हैं। पहली बात, ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। फिर बात आती है, इनके बारे में ये बात होगी, कारण क्या है, इन्होंने बुलाया, ये बात बिल्कुल पुख्ता सही है। जब बाबर जीतता जाएगा, बाबर क्या करेगा, इनको, बाबर देखो, बाबर इनको जो जो जगह देगा, दीपालपुर देगा, सुल्तानपुर देगा, इनको देगा, वो इतिहास में नाम है। इसका मतलब ये तो पूरी तरह से मिले हुए हैं। तो अगर गद्दार शब्द यूज किया जाए प्रॉपरली, आप कर सकते हो अगर करना है इनके लिए। दूसरी बात, फिर इब्राहिम लोदी अपनी सेना को 1524 में लाहौर भेजता है, इस बात का पता चलने के बाद कि वो लाहौर तक आ गया। और क्या होता है, बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी के सैनिकों के मध्य युद्ध होता है और ये यहां से वापिस आ जाते हैं, वापिस आ जाते हैं ये सैनिक यहां से। इसका मतलब इब्राहिम लोदी को भी पता चल गया कि मेरे लोग बाबर से मिल चुके हैं। बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि क्या राणा सांगा ने, मुद्दा अपने स्टार्ट करते हैं, राणा सांगा ने क्या बाबर को इनविटेशन भेजा था? पहली बात, अपने अगर व्यक्तिगत तर्क जो पेश किए जाते हैं, वो नॉर्मली जो सब अपने अपने विचार पेश करते हैं, तो ये रखा जाता है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका था, खातौली और बाड़ी के युद्ध में। 1517-18 में राणा सांगा बुरी तरह से इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुका है। तो राणा सांगा ये कहे कि बाबर आप आओ और अपने मिलकर इब्राहिम लोदी को हराएंगे, मारेंगे, तो ये बात तर्क की कसौटी के आधार पर कहा जाता है, सत्य-सिद्ध नहीं होती, पहली बात। लेकिन जब आपको सोर्सेज देने की बात आती है तो मैं किताबों का हवाला देते हुए पहली किताब मैं यहां लेना चाहूंगा। ये बुक है मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिंदी ग्रंथ अकादमी, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। हरीशचंद्र वर्मा इनके राइटर हैं। इस बुक का जो पहला ही पेज इस बात से शुरू होता है, ये ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। ये अपने आप में इस तरह से अगर आप देखें तो ये लिखते हैं कि जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, उसके अपने सामंतों से संबंध अच्छे नहीं रहते और
कुछ अन्य अमीरों के नाम दिए हैं, उसमें नाम दिया है दौलत खान और उसके पुत्र दिलावर खान जैसे वरिष्ठ व महत्वपूर्ण उमराव के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। इसके फलस्वरूप उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का न्योता दिया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को अनुभवहीन लापरवाहियों की संज्ञा दी है। इसका मतलब ये किताब जो है ऑथेंटिक किताब गवाही देती है कि बाबर को भारत में दौलत खान लोदी और दिलावर आलम खां इन्होंने बुलाया था। ये हमारे एनसीईआरटी की किताब कक्षा 11 में जो लगा करती थी मेडाइवल हिस्ट्री की, इसके बारे में इन किताबों की फोटोज मैं दे दूंगा। पेज नंबर 187 पर लिखा हुआ है कि दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचता है। उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया और सुझाव दिया कि उसे इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर देना चाहिए क्योंकि वह अत्याचारी है और अमीर लोगों का उसको समर्थन प्राप्त नहीं है। आगे इसी बुक में यह लिखा हुआ है, संभव है कि इसी समय राणा सांगा का कोई संदेशवाहक उसी समय भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण लेकर बाबर के पास पहुंचा हो। ये कहते हैं कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो निमंत्रण लेकर वहां पर पहुंचा हो। ये बात, इसके बारे में सिर्फ इतनी सी बात इस बुक में लिखी हुई है। फिर मैं अगर आपको एक सोर्स दूं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, अपने इसको राजस्थान का ऑथेंटिक राइटर माना जाता है। हमारे राजस्थान का मसला है, हमारा राजस्थान हमारा है, तो उसकी बात जब हम करते हैं तो यहां पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये बात बाबरनामा के अलावा कहीं नहीं लिखी हुई कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया, पहली बात। हां, बहुत किताबों में यह बात मिल जाती है कि राणा सांगा ने नहीं, बाबर ने राणा सांगा के पास अपना एक दूत भेजकर यह कहा कि भाई साहब मैं आक्रमण करने वाला हूं, आप मेरी मदद करना, आगरा के आसपास जो आपके पास जमीन लगती है वो मैं आपको दे दूंगा, मैंने इब्राहिम लोदी को हराना है, वो सोर्स भी दूंगा मैं आपको। और राणा सांगा उस पे यस कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरी सहमति है, बताऊंगा। एक बार मेरी सिर्फ इतनी बात को सुनकर आपको यहां से एक क्लिप काट लो कि मैंने ये कह दिया, वो नहीं, आप आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस पर मेवाड़ राज्य के इतिहास में क्या लिखा हुआ है। मेरे पास एक सोर्स है जो कि राणा सांगा की प्रतिदिन की डायरी हुआ करती थी, वो इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि अगर आप बाबर की व्यक्तिगत रूप से बात लिखी है बाबरनामा में, उसको सत्य मान सकते हैं, तो फिर आप इन बातों को भी सत्य मानना पड़ेगा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये जितने भी तर्क दिए जाते हैं ये गलत है, सांगा ने बाबर को इनविटेशन नहीं दिया। असल में क्या हुआ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि बाबर ने काबुल से राणा को कहलाया था कि इब्राहिम को परास्त करने में मेरी सहायता करें। उसने यह आश्वासन भी दिया कि विजय होने की हालत में दिल्ली बाबर के राज्य में रहेगा और आगरा तक राणा के राज्य की सीमा रहेगी। यहां आगरा बिल्कुल पास में इधर राजस्थान के पड़ता है, आगे वाले मैप में आप अच्छे से देख पाएंगे। तो कहते हैं कि इस संबंध की बातचीत सलहंदी तंवर जो रायसेन जगह पड़ती है वहां का नायक था, उसके माध्यम से हुई और राणा ने इस पर स्वीकृति दे दी। हमारे राजस्थान का ये राइटर लिखता है ये बात, इतनी सी बात की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार के पत्र व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में भी मिला है। अब आगे की बात यह है, पुरोहित जी की डायरी जो कि राणा के दैनिक कार्यों का उल्लेख करती है, उसमें भी इसके बारे में अंश मिलता है कि बाबर ने, अब आप ये कहेंगे बाबर कहता है कि सांगा ने मुझे बुलाया, तो हमारे मेवाड़ का जो इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है, वो अगर इस संदर्भ में, इसका मतलब उनमें पत्राचार तो हुआ है। और इधर हमारा जो इतिहास है वो ये कहता है कि बाबर ने नहीं, सांगा ने नहीं, बाबर ने बुलाया था। और अगर आप इस बात को तर्क की कसौटी पर आप इस पर खरा उतरेंगे, हम इस पर उतरते हैं, तो ये बात हो सकती है क्योंकि राणा सांगा ने हाल ही में बाबर को, इसको इब्राहिम लोदी को हराया था। जब इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 2 बार बुरी तरह हरा चुका है, तो जाहिर सी बात है जो बाहर से आक्रमण करने आएगा
वो ये सोच रहा है कि इब्राहिम लोदी का पावरफुल दुश्मन कौन है, क्योंकि राणा बाबर नामा में बाबर ये लिखता है, जब मैंने भारत पर आक्रमण किया उस समय 3 पावरफुल जो राजा हुआ करते थे भारत में, वो इब्राहिम लोदी की बात करता है, राणा सांगा की बात करता है, साउथ के राजा की बात करता है, कृष्णदेवराय की बात करता है। वो कहता है कि ये 2 हिंदू राजा और एक मुसलमान राजा, उसकी बात करता है। तो अब इस पर आक्रमण करना है, तो उसने सोचा कि ये इसका दुश्मन है और पावरफुल राजा है, इससे राणा सांगा जो है उनसे मैं बातचीत करूं। तो राणा सांगा से उनकी बातचीत हुई है, ऐसा ये किताब, अभी 2 किताबों का और सोर्स मैं आपको दूंगा। तो ये कहा जाता है कि बाबर ने ये इनसे बात की राणा सांगा से, राणा सांगा ने उस पर सहमति दे दी। मेवाड़ राज्य का इतिहास या पुरोहित जी की डायरी आगे ये लिखती है कि मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा जी को समझाया कि आप सांप को दूध पिलाने चले हैं, विदेशी लोग हैं, हमने इनके मसले में नहीं पड़ना। तो महाराणा अपने सामंतों की, अपने अमीरों की बात को सर माथे रखते हैं और कहते हैं बिल्कुल। और इस बात का इतिहास गवाह भी है, जब पानीपत के युद्ध में बाबर आक्रमण करता है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध होता है, तो महाराणा की सेना, महाराणा का कोई भी सैनिक बाबर के पक्ष में नहीं जाता। उसके विपरीत दौलत खान का बेटा दिलावर खान उनके साथ था। अब दौलत खान का जिक्र क्यों नहीं आता, क्योंकि दौलत खान जब बाबर लाहौर को जीता है तो दौलत खान को सुल्तानपुर दे देता है, और दौलत खान के मन में यह आ जाता है कि मुझे तो और जगह मिलनी चाहिए थी। यहां आप देखें, पिता पुत्र है, दौलत खान ये सोचता है कि मैं बाबर के लोगों को यहां से भगाकर लाहौर पर कब्जा करूंगा। दौलत खान का बेटा दिलावर जाके ये बात बाबर को बता देगा, और बाबर दिलावर को बड़ी बड़ी उपाधि, बड़े बड़े तगमे देगा, और बाबर दिलावर को कुछ चीजें काफी देगा। फिर दौलत खान डर के यहां से भाग जाता है। इनका तो मसला अलग, पिता पुत्र की एक दूसरे का क्या एक दूसरे के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी शब्द ऐसे समय में, ऐसे सिचुएशन पर यूज किए जाते हैं। अब मैंने कुछ लोगों के, विद्वान लोगों के तर्क ये सुने कि महाराणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने राज्य विस्तार के अनुसार ये सोचा कि ये आक्रमण इनके साथ करेंगे, अपने कुछ नहीं करना, अपने जाकर। अब कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा चुपचाप क्यों बैठे रहे, जब बाबर आक्रमण करने आए तो महाराणा सांगा को क्यों, भाई ये कोई इनका कैसे हो जाएगा गद्दारी में, ये अपने हैं, कोई इब्राहिम लोदी कोई अपने थे उनके लिए। फिर साम्राज्य विस्तार की भावना थी इनके मन में, इन्होंने सोचा इधर आक्रमण होगा, अपने आगरा वाले इलाके पर कब्जा कर लेंगे। कुछ विद्वान लोगों ने यह तर्क दिया कि भाई अगर राणा सांगा ने साम्राज्य विस्तार की भावना से ये किया, भाई बाबर के साथ पत्राचार किया, ये गलत नहीं है, तो जयचंद को आप लोग कैसे गद्दार कह देते हो। देखो जयचंद वाला मसला बिल्कुल ऐसा है, जयचंद ने अपने ही लोगों के खिलाफ बाहर वाले को बुलाया कि आओ और इस पे आक्रमण करो, वो मसला अलग है, वो बिल्कुल ऐसा मसला है। ये जैसे कहते हैं आओ, और बाद में दौलत खान का बेटा ही अपने पापा के बारे में जाके बाबर को बताता है कि मुझे काफी कुछ मिल जाए। आप इस बात को, सिचुएशन को समझे। और इस बुक में मेडाइवल हिस्ट्री सतीश चंद्र की एक बुक है, ये भी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इसमें इतना ही मिलता है कि जब उनका संदेशवाहक मिलता है दौलत खान लोदी का बाबर से, लगता है कि इसी समय राणा सांगा का संदेशवाहक भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए पहुंचा था, ये कहते हैं। और बाबरनामा में बाबर लिखता है कि सांगा ने अपना वादा नहीं निभाया, वादा खिलाफी की, और ये इसके बारे में इतना सा ही लिखते हैं सतीश चंद्र। फिर एक और ऑथेंटिक बुक है राजस्थान के वीर योद्धा डॉक्टर पुष्यमित्र सिंह देव की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें पूरी वक्तव्य को व्याख्यान किया हुआ है इसमें कि बाबर भारत पर आक्रमण करता है, उसके इन्होंने 4 कारण दिए मुख्य। उसमें ये लिखते हैं कि बाबर की भारत विजय की अवधारणा, इब्राहिम लोदी की पराजय के पश्चात राणा सांगा ही मुख्य शत्रु बचता है। बाबर को पता था कि क्योंकि पानीपत जीतते बाबर ने भारत में रहने का फैसला बना लिया था, क्योंकि उधर तो बाबर ये गरीबों की तरह, आप ये मानो कि यहां घूमा करता था बाबर, तो बाबर ने कहा यहां तो भी बड़ा सुकून है। दूसरा, स्थानीय स्रोत यह मानते हैं कि बाबर ने काबुल से इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए राणा सांगा से सहायता मांगी थी, जिसकी स्वीकृति महाराणा द्वारा भिजवा दी गई। मेवाड़ की डायरी, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास इस बात की समर्थन करती है
कुछ आधुनिक लेखक इसके विपरीत राणा सांगा द्वारा बाबर को आमंत्रित करने की बात कहते हैं। तो ये बात है कि राणा सांगा ने नहीं, बाबर ने बुलाया, इससे ये सिद्ध होता है। और कहते हैं कि महाराणा सांगा आगे ये लिखा है कि ये आशा लगाकर बैठे थे कि अन्य आक्रांताओं की तरह बाबर भी भारत पर आक्रमण करने के पश्चात लूट आदि करके वापस लौट जाएगा। इसके विपरीत भारत में बाबर ने रहकर साम्राज्य स्थापित कर लिया और इन दो महत्वाकांक्षी शासकों के बीच युद्ध होना तो फिर अनिवार्य ही था। अब बात आ जाती है कि बाबरनामा जो हमें मिलती है, हम लोग पढ़ते हैं, बाबरनामा मूल तुर्की भाषा में थी और हमारे पास जो आती है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट है। और अंग्रेजों ने तो आप यकीन नहीं मानोगे हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ की, हमारे जितने भी वीर योद्धा थे उनके बारे में हमारे लोगों की धारणा बदल जाए, इसलिए उन्होंने हमारे योद्धाओं को गलत तरीके से पेश किया है। बाबरनामा मूल को जो है तुर्की से फारसी अनुवाद हुआ। चलो फारसी तो फिर भी काफी पढ़े लिखे लोग थे हमारे यहाँ पर, लेकिन हम जो जितना भी बाबरनामा का अनुवाद पढ़ते हैं वो इंग्लिश में जो अनुवाद किया हुआ है उसकी बात करते हैं। इन सभी किताबों में ये बातें जो है दी गई हैं। अब फिर बात आती है कि सार रूप में अब इतनी बातें बताने के बाद आप स्वयं ये बात समझ गए होंगे कि इसके पक्ष और विपक्ष में कितनी बातें हैं। पहली बात, मेवाड़ की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के अन्य राजपूत रियासतों से हटके जब हम मारवाड़ और मेवाड़ की बात करेंगे, गुहिल और सिसोदिया वंश की बात करेंगे, कम से कम आप किसी और राजा को जिन्होंने मुगलों के साथ कोई संबंध बनाए उनके बारे में आप लिखें, तर्क वितर्क करें तो वो बात अलग हो सकती है। कम से कम मेवाड़ी लोगों के, मारवाड़ के लोगों के बारे में आप सिसोदिया गोहिल वंश के बारे में, आप राठौड़ वंश के, मारवाड़ की अगर चंद्रसेन वाली हम मालदेव की बात करें तो आप इनके बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ अनपढ़ लोग तो है नहीं। कम से कम मेरे पर्सनल अगर विचार कहूं तो हम जितना इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ के राजाओं का इतिहास, उनकी शौर्य परंपरा को तो हम छठी क्लास से पढ़ के आगे आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ब्लड जो है वो तो इतना खतरनाक ब्लड है। आप राणा सांगा के आगे विरासत में जब हम महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं, कितनी शानो शौकत थी। उस समय के काफी राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, पर वो बिल्कुल नहीं, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना था। वैसे ही महाराणा सांगा थे, 80 घाव थे, कितना कुछ था। महाराणा सांगा को उनके सामंतों ने, उनके अमीरों ने जहर देकर उनको मार दिया। क्यों? क्योंकि आप देखो महाराणा सांगा वो राणा सांगा जो युद्ध में घायल होने के बाद भी जब होश आता है तलवार उठाते हैं और कहते हैं मेरे जो दूसरे हिंदू राजा हैं उनको बुलाया जाए, बाबर के साथ युद्ध करना है। घायल अवस्था में शरीर पर 80 घाव, वो राजा जब लड़ रहा है घायल होने के बाद भी उस स्थिति में भी लड़ने की बात सोचता है। वो तो चलो उनके अमीरों ने उनके साथ ठीक नहीं किया, वहां पर आप धोखे की बात कर सकते हैं, लेकिन राणा सांगा गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता। और अगर हम देश की, राष्ट्र की बात करें, उस समय न तो कोई देश था न राष्ट्र था। पूरे भारत में 562 छोटी मोटी रियासतें, जब एकीकरण से पूर्व बात करते हैं, राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। तब आप कैसे कह सकते हैं देश के साथ धोखा हो गया, वो हो गया। अपने राज्य के लिए महाराणा सांगा ने बहुत कुछ किया, क्योंकि देश उस समय नहीं था तो देश उनके लिए, वो राज्य उनके लिए था। उन पर, उनके ब्लड पर, उन पर उंगली खड़ी करना शायद जो है एक विद्वता की निशानी नहीं है। आप ये कह सकते थे कि राणा सांगा ने भी भारत पर बाबर को बुलाया था, भी आप कह सकते थे कि हमारी इन किताबों में हमने पढ़ा, ये हो सकता था। लेकिन ये शब्द, ऐसा शब्द किसी ने किसी किताब में नहीं लिखा कि महाराणा सांगा गद्दार थे, इसलिए पूरे देश में इस पर बवाल। तो हम लोग जितने बेरोजगार लोग हैं, जितने जो गरीबी से जूझ रहे हैं, हम अगर वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट की बात करें, अगर हम अभी हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, भारत जो है उसमें बहुत पिछड़ता हुआ है। मुझे लगता है कि हमें इन बातों पर जो देश के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, हमें उन पर बात करनी चाहिए, न कि ऐसे मसलों पर कि उसने ये किया, उसने ये किया, ये नहीं। और किसी भी
पंथ के, धर्म के या किसी भी जाति के वीर योद्धाओं के बारे में पर्सनली टिप्पणी करना, चाहे कोई भी कर रहा हो, सभी के लिए मेरे हिसाब से गलत है। ये देश के माहौल को खराब करते हैं। इसमें मेरा कोई भी व्यक्तिगत विचार नहीं। सोर्सेज आपको मैंने बता दिए, और यहां अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ये उस समय की तात्कालीन स्थिति थी और ये मेरे पास सोर्सेज थे। इनके माध्यम से मैंने क्या है आपको ये विचार रखे हैं। कोई भी मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। अगर कोई भी ये कह दे कि मैंने जो बात कही है मैंने कहां से बोल दी, मेरे पास सोर्सेज है, मैं कह सकता हूं। लेकिन वो सुमन साहब जो एमपी साहब हैं, वो उनको ये कहना अगर हो कि मैंने कहा कि सांगा गद्दार थे, तो शायद उनके पास कोई भी सोर्सेज नहीं होगा। मैंने लिखा, मैंने ये भी कहा कि सांगा के साथ और बाबर के साथ आपस में कोई ना कोई सलहदी तवर के माध्यम से हुआ, पर सांगा ने बुलावा नहीं भेजा, बाबर ने बुलावा भेजा था। एक रियाज खान साहब इतिहासकार हुए, उन्होंने तो इसमें सब कुछ ही उलट दिया। उन्होंने ये लिखा है, वो भी मोहम्मदन इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि दौलत खान लोधी ने अपनी तरफ से बाबर को जाके कह दिया था कि भाई राणा सांगा भी अपने साथ है, राजपूताना राजपूताना अपने साथ है, मैं पंजाब का आपके साथ हूं, चलो इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो। और राणा सांगा ने ऐसा कुछ ही नहीं कहा था। दौलत खान के कहने पर बाबर ने मान लिया था कि सांगा हमारे साथ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दौलत खान जो है उसने झूठ बोला था, सांगा ने सहमति नहीं दी थी। बहुत सारे ऐसे मत हैं, वो अलग अलग मत हैं। उम्मीद है आप इससे समझ गए होंगे। और मैंने सांगा एक कभी कल ही मैंने वो क्लास पढ़ाई थी सांगा के बारे में, आज ही बच्चों को जो अपने निःशुल्क अपना जो बैच चलता है उसमें बच्चों को मैंने पढ़ाई थी क्लास, सांगा के बारे में विस्तार से उसमें बताया हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।